चलो आगे बच्चों, पिछली क्लास में चल रहा था प्रोनाउन, उसी को आगे आगे बढ़ाएंगे हम लोग प्रोनाउन को। प्रोनाउन, आइए बेटा, प्रोनाउन में चल रहा था, हम लोगों ने पढ़ लिया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो चुका था। उसके बाद में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा रह गया था। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद में देखिए, इंट्रोगेटिव जो हमारे प्रोनाउन थे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पिछली क्लास में हम लोग सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ चुके थे, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में टोटल सब डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारे क्या क्या होते हैं साहब? देखिए, हु होता है, और क्या होता है बेटा? हुम होता है, और क्या होता है? विच होता है, और हुज होता है, और बेटा इसके बाद में क्या होता है? दैट होता है। ये आपके टोटल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की अगर बात की जाए तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? देखिए, जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये हमारे एक हिसाब से इंट्रोगेटिव हो चुका था, तो अगर इन्हीं की हम बात करते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन भी हमारे होते हैं। कैसे होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। तो हम सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन के विषय में बात करेंगे, उसके बाद में इंट्रोगेटिव के बारे में बात करेंगे। तो आइए, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। क्या इनका प्रेस होता है, क्या इनका जूनर होता है, कैसे इसमें एरर होता है, कैसे ये क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं, इनकरेक्ट करते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो आगे, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? ये रिलेशन को दिखलाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? जहां पर ये बैठे होते हैं, अपने से एंटीडेंटिस किसी नाउन या प्रोनाउन को ही लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली जहां पर होते हैं, जिस स्थान पर होते हैं, उस स्थान से अपने से पहले किसको लेते हैं? अपने से एंटीडेंटिस को लेते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन की अगर बात की जाती है तो कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं? सबसे पहला हु होता है, इसके बाद में हुम होता है, और इसके बाद में हुज होता है, हुज होता है, और उसके बाद में विच होता है, और उसके बाद में दैट होता है। ध्यान से देखिएगा, हु आपका क्या होता है साहब? ये आपका सब्जेक्टिव केस होता है। हु क्या होता है? आपका सब्जेक्टिव केस होता है। हु सब्जेक्टिव केस होता है, जबकि हुम क्या होता है? ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। और हुज क्या होता है? ये पॉसेसिव केस होता है। विच जो होता है, देखिए विच ये आपका साहब जो ये एक सब्जेक्टिव केस के रूप में लिया जाता है, लेकिन ये किसके लिए होता है? न्यूटर जेंडर की बात करता है। किसकी बात करता है? जिसे हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स भी कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, और दैट भी इसी का होता है। कुल मिलाकर के खेल आपको इतने के बीच में ज्यादातर देखना है, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए, तो रिलेटिव प्रोनाउन जहां पर रखा हुआ है, जैसे मान लिया हु है, तो ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन को हमेशा हमेशा क्या चाहिए? ये किसके रिलेशन को दिखलाता है? अपने से पहले किसी नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन को दिखलाता है। रिलेटिव प्रोनाउन जहां पर बैठा होता है, वहां से इसका कुल मिलाकर प्लेस ये होता है जहां ये बैठा है, अपने से पहले किसी नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन को दिखलाता है, और टोटल जो भी इधर वर्क होता है वो सब इस नाउन के बारे में बात करता है। सपोज दैट, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन आपके सामने ये आया, क्वेश्चन ने कहा यस्टरडे sorry, I saw a man yesterday. I saw a man yesterday. अब यहाँ पर बोला who was blind.
who was blind. I saw a man, मैंने एक आदमी देखा कल जो अंधा था। कौन अंधा था? कल अंधा था। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान रखना है, ये क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है किसको रिलेट करता है? अपने से पहले किसी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है। अपने से पहले किसी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है। जब अपने से पहले किसी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है, इसके पहले क्या होना चाहिए? ये देखिए लिखा हुआ यस्टरडे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? यस्टरडे। तो जब ये यस्टरडे लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये गलत है, क्योंकि रिलेशन दिखाएगा। ये रिलेशन किसके दिखाता है? अपने से किसी नाउन को दिखाता है या फिर प्रोनाउन। कुल मिलाकर के यहाँ पर सब्जेक्ट होना चाहिए, कोई नाउन होना चाहिए जिसके रिलेशन को दिखलाता है। कौन? रिलेटिव प्रोनाउन। ये यानी कि ये तो अदर वर्ड आ गया, तो अदर वर्ड में ये सिस्टम हमारा क्या है? गलत है। आप जरा इसको एक बार कहते भी देखिए, आई सा मैन, मैंने एक आदमी देखा, यस्टरडे हु वाज ब्लाइंड, कल जो अंधा था। अंधा कौन था? कल अंधा था, आदमी नहीं, बल्कि होना कौन चाहिए? कल कहीं अंधा होता है क्या? कौन अंधा था? होना क्या चाहिए? आदमी अंधा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो यस्टरडे वर्ड है, इसको आप उठा करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन को क्या चाहिए? कोई नाउन चाहिए। तो सीधी सीधी बात है, अगर यस्टरडे को उठा करके हम सबसे पहले ला देंगे यस्टरडे आई सा आ मैन, यस्टरडे आई सा अ मैन। अब आप आगे लिख दोगे सा, यानी कि हु वाज ब्लाइंड, हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था। अंधा कौन था? कौन अंधा था? मैन अंधा था। ये देखिए आपका क्या आ गया यहाँ पर? नाउन। और ये नाउन हो गया। जब ये नाउन है तो ये आपका क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन किसके रिलेशन को दिखलाता है? अपने से पहले वाले नाउन के रिलेशन को दिखलाता है। और इसी वजह से ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। समझ में आ गया सभी बच्चों के? नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा एक क्वेश्चन को टाइप करिए। विनय is one of those boys who is playing in the ground। स्पॉटिंग एरर मिल लीजिए, नो एरर। क्या हो जाएगा साहब? नो एरर। विनय who one of the boys, यहाँ पर लिखा हुआ है who is playing in the ground। कंटेक्स्ट हो गया, ये आपका ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा और ये डी। जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, सी से कौन सा एरर है? जल्दी बताओ। हाँ, एक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए सही करते हैं। ये क्या है आपका? रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने से पहले क्या लेता है? किसी नाउन। और साफ लिखा भी है नाउन, लेकिन नाउन कैसा है? ये है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन। और जब प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर ये प्लूरल, तो रिलेटिव प्रोनाउन भी प्लूरल, तो साफ वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। इसका मतलब इसका केवल नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? आर होगा। समझ में आ गया ना? बोलो, कोई डाउट? इसी प्रकार से तो बात कुछ कुल मिला करके हम लोगों ने ये देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन जहां पर है, उसके पहले जो नाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब को सप्लाई किया जाता है। समझ में आ गया कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले जहां पर रखा हुआ है उसी के एंटीडेंटिव्स में, यानी कि नाउन या प्रोनाउन को लेता है। तो अगर ये हमारा प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, अगर ये सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो रिलेटिव प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। इसी हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखते हैं। सरिता इज वन ऑफ दीज गर्ल्स who are working for her welfare, for her welfare। इधर हो गया नो एरर, नो एरर। चलो बताओ यहाँ पर देखिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी। ए बी सी और इधर से डाल सी और ये क्या हो गया? डी। जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। सरिता इज
लिखा हुआ है सरिता इज वन ऑफ दीज गर्ल्स। सरिता इन लड़कियों में से एक ऐसी लड़की है, यानी कि हु आर वर्किंग फॉर हर वेलफेयर, जो अपने वेलफेयर के लिए काम कर रही है। आप बताएंगे साहब, बताओ सेंटेंस में क्या गलती है, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। इज होगा। हाँ इज होगा। इज होगा, इज होगा, क्यों इज होगा भाई? इज यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चलता है? अपने सेंस आइडेंटिटीज, किसी नाउन या प्रोनाउन। ये देखिए नाउन है, लेकिन नाउन कैसा, प्लूरल। जब नाउन प्लूरल तो रिलेटिव प्रोनाउन भी प्लूरल, तो साहब आपकी वर्ब भी प्लूरल। यहाँ पर तो कोई गलती नहीं है सेंटेंस में, लेकिन फिर आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ करके देखिए जरा, अगर यहाँ पर ये प्लूरल है तो साहब प्लूरल के लिए हम लोग इसका प्रोनाउन लिखेंगे तो प्लूरल का प्रोनाउन क्या बनता है? दे प्रोनाउन होता है। क्या प्रोनाउन होता है इसका? दे। अगर ये दे प्रोनाउन है तो आगे ये हर क्यों होगा? हर तो सी के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा पॉसेसिव क्या लगेगा? डियर पॉसेसिव आएगा। क्या पॉसेसिव आएगा? डियर। क्योंकि जब ये दे हुआ तो दे क्योंकि प्लूरल की बात कर रहा है तो आगे भी सब कुछ की बात में वर्ब तो प्लूरल लगाइए। जब वर्ब प्लूरल लगाई तो आगे पॉसेसिव भी प्लूरल ही होएगा। बात समझ में आई कि नहीं? सिंगुलर पॉसेसिव का कोई भी यूज नहीं होगा। समझ में आ गया? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब तो ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन जितने भी हैं, इसी हिसाब से इसके और भी क्वेश्चंस होते हैं। जरा एक क्वेश्चन और ट्राई करिए यहाँ पर। देखिए, द रामायण इज वन ऑफ दीज बुक्स who are reading in all over India. All over India. No error. चलो बताओ बताओ जल्दी बताओ। ए बी और इधर हो गया सी, ये हो गया डी। चलो बताओ भाई जल्दी बताओ बताओ बताओ। हाँ, द रामायण इज वन ऑफ दीज बुक्स। इन किताबों में से रामायण एक ऐसी किताब है जो पूरे हिंदुस्तान में अर्थात भारत के हर भाग में पढ़ी जाती है। हर भाग, भारत के हर भाग में पढ़ी जा रही है। बोलो भाई। क्या होगा? विच होगा। विच क्यों होगा भाई? हाँ देखिए, मैंने आपको बताया था एक प्रकार से होती है लिविंग थिंग्स। कौन सी होती है? लिविंग थिंग्स। दूसरी होती है नॉन लिविंग थिंग्स। कौन सी होती है? नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स। एक लिविंग थिंग्स होता है, दूसरा कौन सा होता है? नॉन लिविंग। लिविंग थिंग्स के लिए आप लोग बेसिकली हम लोग हु का यूज करते हैं, और नॉन लिविंग के लिए किसका यूज किया जाता है? विच का। तो रामायण जो है आप एक नॉन लिविंग थिंग है, यहाँ पर बुक्स है प्लूरल, तो रिलेटिव प्रोनाउन भी प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल, सब कुछ सही है। लेकिन कुल मिलाकर के ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये बुक्स के लिए आया है, ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए साहब? विच का यूज होना चाहिए। समझ में आ गया था? क्योंकि विच भी आपका क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और विच का यूज किसके लिए होता है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। समझ में आ गया ना? कोई डाउट? आगे बढ़े चले। चलिए देखिए, अब ये रहे आपके रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम लोग आगे बात करते हैं, यानी कि जो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन की अगर बात की जाती है, इंडेफिनिट प्रोनाउन की अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है दैट कैन नॉट डिफाइन, जिसे परिभाषित ना किया जाए, जो हमेशा अपने आप में क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ठीक है, अनसर्टेन होते हैं, एक कोई निश्चित इनका फॉर्म नहीं होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन ये क्या होते हैं? जैसे इसमें आता है आपका एवरीबॉडी, क्या होता है? एवरीबॉडी, समबडी, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी, everyone, everyone, someone, anyone, no one, no one,
everything, anything, something, nothing, all thing, once, some, little, बाकी ये सब शिक्षक का करने होगा, ये सब है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया यानी कि कौन कौन से होते हैं, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग। इस प्रकार से ये सारी चीजें हमारी ये क्या होते हैं, ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं ये भैया? इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो जब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इनका मतलब ये होता है कि जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। समझ में आ गया ना? बोलो। तो ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो इनका क्या बेस होता है, क्या मतलब होता है, जरा समझिए। जैसे कहा जाए everybody want to play this game, everybody want to play this game, हर इंसान इस गेम को खेलना चाहता है। तो आप बताओगे साहब, सेंटेंस में देखिए जितने भी हमारे बेटा इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इनका हमेशा क्या लेता है, ये सिंगुलर वर्ब को लेता है। इसको लेता है, सिंगुलर वर्ब को लेता है, और प्लस सिंगुलर ऑब्जेक्टिव केस या सिंगुलर पोसेसिव केस का। SOC का मतलब क्या होता है? SOC का मतलब होता है सिंगुलर ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पर क्या होता है? सिंगुलर पोसेसिव केस। इन चीजों को लेता है। तो आप देखेंगे जब यहाँ पर ये लिखा हुआ बेटा, यानी कि एवरीबॉडी लिखा हुआ, क्या लिखा है? ये रहा हमारा सिंगुलर, तो वर्ब भी हमारी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। जबकि वांट क्या लगा हुआ है? वांट कैसी वर्ब है? ये प्लूरल वर्ब है, जो कि गलत होना क्या चाहिए? वांट्स। थोड़ा सा कुछ बताता हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपका कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट सिंपल, यानी कि सिंपल प्रेजेंट होता है या प्रेजेंट सिंपल। यानी कि सिंपल प्रेजेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट की जब बात की जाती है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है साहब? डू और डज होती है। क्या होती है? डू और डज होती है। नॉट यूज्ड इन सिंपल सेंटेंसेस, जिसका यूज सिंपल सेंटेंसेस में नहीं होता है, बल्कि क्या होता है ना, किसका यूज किया जाता है? अगर सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज नहीं होता है तो क्या होता है? मेन वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर मेन वर्ब के साथ एस या एस लगा होता है। कब होता है? जब अगर सब्जेक्ट आपका कैसा होगा साहब? प्लूरल होगा। तो समझ लीजिएगा सब्जेक्ट कैसा होगा, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो समझ लीजिएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और अगर सब्जेक्ट आपका कैसा है? सिंगुलर है, सॉरी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है साहब, तो मेन वर्ब में क्या लगेगा? एस या ईएस लगेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट कर लेंगे। जब सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर जब होता है तो मेन वर्ब में एस या ईएस लगता है, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो जितने भी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं साहब, ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर। जब ये सिंगुलर होते हैं तो ऐसे में वर्ब हमारी कैसी होती है? सिंगुलर। इसी वजह से इसका यही कारण है कि यहाँ पर जो ये वांट लिखा है साहब, तो वांट के स्थान पर वांट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वांट्स हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? कोई डाउट? बोलो। चलिए आगे।
एवरीबॉडी शुड प्रोटेक्ट themselves from the danger. Everybody should protect themselves from the danger. हाँ देखिए, चलो बताओ क्या करती है संघर्ष में, जल्दी बोलो क्या करती है संघर्ष में। क्वेश्चन ने मुझसे कहा एवरीबॉडी शुड प्रोटेक्ट, हर एक इंसान को अपने आप को बचाना चाहिए। किससे बचाना चाहिए? खतरे से बचाना चाहिए। किससे बचाना चाहिए? खतरे से बचाना चाहिए। तो अब बताओ यहाँ पर क्या दिक्कत है? दाल नहीं लगा हुआ। कहाँ दान बचाना? फ्रॉम द डेंजर कौन सी वहाँ कौन सी दिक्कत है? प्रीपो के बाद बेसिकली ध्यान रखना आर्टिकल दा ही आता है। अगर ज्यादातर बाकी कभी ऐसे कंडीशन होती है कि प्रीपो आ या आन आता है, नहीं तो अदरवाइज सीधे प्रीपो दा ही आर्टिकल दा ही आता है प्रीपो के बाद। चलो बताओ जल्दी बताओ, सही है ना? कोई दिक्कत? सही तो है। हाँ कहाँ से गलत है? हाँ इसमें दिक्कत है। हाँ ऐसा होगा सर, प्रोटेक्ट कहाँ होगा? अरे बच्चा बस ध्यान रहे, सुनिए, ये जितने भी मॉडल वर्ब्स होती हैं, कौन सी वर्ब्स? मॉडल वर्ब्स अगर बात कहा जाए जिन्हें सेकेंडरी वर्ब भी कहा जाता है। लड़की ध्यान से देखो बेटा, क्या कहा जाता है? सेकेंडरी वर्ब भी जिसे कहा जाता है। ये कौन सी होती है? जैसे आपका ये होता है बेटा, विल होता है, सैन होता है, वुड होता है, ये वुड होता है, और क्या होता है? शुड होता है, मस्ट होता है, मे होता है, माइट होता है। इन सभी के बाद हमेशा अगर इस कंडीशन में, अर्थात ये भी कहा जा सकता है कि अगर ये एक्टिव में लिखे हुए हैं, किसमें लिखे बेटा? एक्टिव वॉइस में लिखे हैं। किसमें लिखे? एक्टिव वॉइस में अगर लिखे हैं तो इनके साथ में हमेशा कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। कभी भी इनके साथ में प्लूरल वर्ब नहीं आती है, ये बात ध्यान रहे। इस वजह से क्योंकि ये ऑलरेडी अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेकर चलते हैं। कौन सी फॉर्म को? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप ऐसे समझ लीजिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेके चलते हैं हमेशा। कौन सी फॉर्म लेके चलेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो शुड लगा हुआ है, शुड जब लगा हुआ है तो शुड के बिहाफ में ये हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ एस का कोई खेल नहीं होगा। हाँ अगर इनके साथ प्लस बी कर दिया जाए तो बी का मतलब ये सब कुछ लगा दिया जाए और प्लस अगर बी कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? ये पैसिव फॉर्म में हो जाता है। किसमें होता है ये? अब अगर आपने यानी कि विल बी, शैल बी, वुड बी, शुड बी, मस्ट बी, मे बी, माइट बी ये लगा दिया तो ये क्या आपका हो गया? पैसिव हो गया। क्या हो गया? पैसिव। तो पैसिव है तो इसके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अगर इनके साथ बी कुछ भी नहीं लगा है तो ध्यान रहे हमेशा ये कौन सी फॉर्म को लेके चलते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेके चलते हैं। कोई थर्ड फॉर्म का कहीं पर कोई इनके साथ खेल नहीं होता है। थर्ड फॉर्म का खेल कब होगा? जब सेंटेंस कैसा लिखा होगा? पैसिव फॉर्म में होगा। किसमें होगा? पैसिव फॉर्म में। पैसिव का मतलब हो गया इनके साथ अगर बी लग गया, बी का मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेंगे, फर्स्ट फॉर्म नहीं लेंगे। तो वहां पर तो फिर सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस में असली प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ, आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है? सेंटेंस में प्रॉब्लम ये है, मैंने क्या बोला, ये जो एवरीबॉडी ये सब है, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये आपके क्या होते हैं? ये सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं भैया? सिंगुलर। अगर ये हमारे सिंगुलर हैं, यानी कि जब ये सिंगुलर है साहब, तो सिंगुलर है तो इनके साथ मैंने आपको क्या बोला, सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं और सिंगुलर पॉसेसिव केस
और सिंगुलर ऑब्जेक्टिव केस भी लेते हैं। सिंगुलर पॉसेसिव केस भी लेंगे, सिंगुलर ऑब्जेक्टिव केस भी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देमसेल्व्स जो लगा हुआ है, देमसेल्व्स क्या है साहब, ये इनका क्या है बताओ, देमसेल्व्स क्या है? देमसेल्व्स कौन सा प्रोनाउन हो गया, जल्दी बताओ। रिलेटिव प्रोनाउन, कहां से रिलेटिव प्रोनाउन है ये? देमसेल्व्स। देखिए इसे एक ये एम्फेसाइजिंग में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी होते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार के आपके जो एम्फेसाइजिंग, मैंने एक और बात आपको बताई थी, एम्फेसाइजिंग का ही सेम एक और रूप होता है, जल्दी बताओ। वापस जाकर के देखिए प्रोनाउन में, वापस जाकर के देखिए उसमें जहां पर लिखा है कि एम्फेसाइजिंग के ही रूप में दूसरे कौन से होते हैं? एम्फेसाइजिंग का ही दूसरा रूप होता है जिसे हम लोग रिफ्लेक्सिव कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव कहते हैं, जो रिफ्लेक्सिव होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अच्छा, एम्फेसाइज कब होता है? जब सब्जेक्ट के ऊपर दबाव बनाता है तब एम्फेसाइज हो सकता है, अदरवाइज ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। लेकिन तो सिंगुलर रिफ्लेक्सिव का यूज होगा, प्लूरल रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं होगा। जब ये सिंगुलर है तो साफ सिंगुलर में देखिए ये एवरीबॉडी लिखा हुआ है, तो एवरीबॉडी लिखा है तो ये मैस्कुलिन जेंडर के रूप में आ सकता है और फेमिनिन जेंडर के रूप में भी आ सकता है। इसको ही भी हम मान सकते हैं और सी भी मान सकते हैं, क्योंकि साहब इनके इंडेफिनिट होते हैं, इनके साथ कोई जेंडर का खेल नहीं। तो यहाँ पर हम लोग हर ये नहीं देमसेल्फ नहीं होगा, यहाँ पर हम हर सेल्फ भी कर सकते हैं, हर सेल्फ भी कर सकते हैं और साहब हिमसेल्फ भी कर सकते हैं। हर सेल्फ होगा या फिर हिमसेल्फ होगा, दोनों में से कोई भी है सही माना जाएगा, क्योंकि जेंडर को कंफर्म नहीं करता है ना ये। जब जेंडर कंफर्म नहीं करता तो हिमसेल्फ भी हो सकता है और हर सेल्फ भी हो सकता है। बात क्लियर है? कोई डाउट, कोई दिक्कत? तो ये बात है। हाँ, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रहे ऐसे में यहाँ पर हर सेल्फ और हिमसेल्फ का यूज नहीं करेंगे। अब इसका लास्ट क्वेश्चन एक होता है इंडिपेंडेंट प्रोनाउन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। चलो देखो, हाँ नहीं, तो अब क्वेश्चन लिखा हुआ है, one should love his country। चलो बताओ, one should love his country, should love his country। यहाँ पर मैंने बोला नोट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखें। ए यहाँ पर क्या होगा, बी सी और ये हो गया डी। चलो बताओ क्या लगती है सेंटेंस में, क्या होगा? वंस होगा। गुड। देखिए क्या होता है, ही का पोसेसिव बेटा हिज होता है, आई का पोसेसिव माई होता है, सी का पोसेसिव हर होता है, दे का पोसेसिव डियर होता है, वी का पोसेसिव आर होता है और यू का पोसेसिव योर होता है। क्या होता है? योर होता है। इसी हिसाब से अगर वन आ जाए साहब, कौन सा आ जाए? वन। क्या आ जाए? वन। तो वन का पोसेसिव आप क्या लिखेंगे? ये वन से लिखेंगे? नहीं, गलत बात, ये वन से नहीं लिखेंगे, ये नहीं, आपको सीधे एक काम करना है याद रखने के लिए, ये वन लिखा है तो वन का पोसेसिव क्या होता है, यही आप वन लिखिए, फर्स्ट लगा दीजिए, वन हो जाएगा। तो ये होता है, एकदम करेक्ट फॉर्म में होता है। इसलिए जब सब्जेक्ट के रूप में अगर वन लिखा है तो आगे पोसेसिव भी हमारा हिज और हर देयर कुछ नहीं होगा, सीधे सीधे यहाँ पर क्या होगा? वंस होगा। क्या होगा? वंस होगा, ये वाला वंस होगा। इसको नोट कर दीजिएगा, बस सेंटेंस समझ में आ जाएगा। कोई डाउट? बोलो, आगे बढ़े, बोलो भाई। यस, आगे बढ़े।